जय हिंद दोस्तों। आपने देखी थी मेरी पिछली क्लास में मैंने क्लास 10 के 1.1 के आपको सवाल बताए थे। उसमें से मैंने 3 सवाल बताए थे और अब अगली बार देखेंगे ये भाग 2 है। हम इस पे पूरे सवाल करवाएंगे 1.1 के 3 तक बता दिए थे। आज हम बताएंगे चौथा, पांचवा और छठवां। देखिए सवाल क्या कहता है। सवाल कह रहा है ये है चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या कह रहा है अपना, HCF 306,357 बराबर 9 दिया है। तो एलसीएम यानी कि इन दोनों का HCF कितना दिया है, 9 दिया है। तो इनका एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए मैं बताता हूं कैसे करेंगे। ये क्या कहता है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। अगर हम जैसे करें A मल्टीप्लाई B बराबर HCF मल्टीप्लाई LCM। A प्लस बी का मतलब क्या है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। जिनने जिनने पिछली क्लास मेरी देखी होगी उनको पता है कि एलसीएम का मतलब, एलसीएम और एचसीएफ, ये A प्लस बी का मतलब क्या है। जिनने जिनने पिछली क्लास देखी होगी उनको उनको समझ आ रहा होगा। कोई बात नहीं, चलिए बताता हूँ। मैंने पिछली क्लास में क्या बताया था, मैंने पिछली क्लास में बताया था दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे एलसीएम। तो A प्लस बी का मतलब क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF मल्टीप्लाई LCM, ये बताया था। यानी कि ये A प्लस बी, A का मतलब ये हो गया, B का मतलब ये हो गया। मान ली A हमारा ये है, B हमारा ये। क्या बताया था, 306 मल्टीप्लाई 657 बराबर क्या करा, इन दोनों का HCF कितना बता रहा है, 9। HCF हमारा 9 है। अब LCM हमारा क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या करेंगे, 306 मल्टीप्लाई 657, 9 इधर आ जाएगा तो कहां पे आएगा, नीचे आ जाएगा। और एलसीएम हमारा उसी तरह जाएगा। 9 से काटेंगे, 9 सत्ते 63, 2 बचेगा, 9 तिया 27, कितना आ जाएगा 73। 306 मल्टीप्लाई 73 बराबर LCM। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे करके देख लेते हैं। 306 गुणे 73, 36 18, 3 त्रिकाई 9 मल्टीप्लाई 7 42 7 21, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 3, 13 से 2, यानी कि 22 33 8, 2 2 3 3 8 बराबर LCM। ये अपना क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा। समझ में आया सबको, देख लीजिए, इसको एक बार नोट कर लीजिए। वो यही कह रहा है दोनों संख्याओं का क्या करना है, गुणनफल। HCF अपना दिए, क्या निकाल लेना हमको, LCM। दो संख्याएं भी दिए हैं, हमारा HCF भी दिए हैं, LCM पूछ रहा है। तो LCM कितनी आसानी से नहीं निकल आएगा, आराम से निकल आएगा। देख लीजिए इसको। पांचवा सवाल कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए है। ये क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के घाते अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी कि अगर हम कहें, जैसे मान लीजिए क्या है, 6 है। मान लीजिए 6 घाते क्या मान ली हमने, 1। 6 घाते
2, 6 के घाते 3, 6 के घाते 4 और 6 के घाते और भी सारी बहुत सारी क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। इनका हमने क्या कर दिया, इस 6 की पावर n, n का मतलब n की जगह 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी। ये क्या करा, प्राकृतक संख्या। प्राकृतक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 जितनी भी हम आगे गिनते चले जाए। जैसे 6 के घाते 1 कितना आएगा, इसका 6 आएगा। ये 6 गुणे कितना आएगा, 36 आएगा। इसमें क्या आएगा, 36 216। इसमें कितना आएगा, 36, 6 का गुणा कर देंगे, इसका गुणा 6 में सिर्फ इसका गुणा कर देंगे, आ जाएगा 6 6 36, 6 यहाँ से लगी 3, 6 6 6 3 9, 6 दूनी 12, कितना है 1296। ये कह रहा है जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 घाते n अंक पर 0 पर समाप्त हो सकती या नहीं हो सकती। जैसे कि अगर हम इनकी गुणनखंड बनाएं, इसका गुणनखंड क्या बनेगा, 2 × 3, तब तो 6 आएगा ना। करके देख लीजिए, यहाँ पे 6 का हम लासा करते हैं तो एक बार 2 से कटेगा, 3 आएगा, एक बार 3 से कटेगा, एक आ जाएगा। यानी कि 2 कितने गुणनखंड बने इसके, 2, 2 × 3 6 आएगा। जब किसी अभाज्य गुणनखंड में संख्या 2 और 5 अनिवार्य रूप से मौजूद हो, यदि किसी अभाज्य गुणनखंड में संख्या 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो, तो क्या है, उसकी अंक संख्या कहां पर समाप्त होती है, 0 पर। जैसे मान लीजिए 10 है, अगर हम इसका गुणनखंड बनाए तो कितना बनेगा, 2 × 5, 2 × 5 बनेगा, यानी कि इस पे 2 भी उपस्थित है और 5 उपस्थित है, तो इस पे क्या आएगा 10। इसका अंक कहे में समाप्त हुआ, 0 में। जैसे मान लीजिए हम 20 ले लेते हैं, इसका गुणनखंड क्या बनेगा, 2 × 2 × 5। समझ में आया। इसमें भी क्या है, एक 2 और एक 5 उपस्थित है। हर संख्या में जिस भी अभाज्य गुणनखंड में अगर कोई संख्या 2 और 5 उपस्थित है, तो यानी कि उसके क्या अंक, समाप्ति अंक पर क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। 5 दूनी 10, 10 दूना 20, इकाई का अंक क्या है अपना, 0 आए। मान लीजिए जैसे 30 ले लें, क्या गुणनखंड बनेगा, 2 × 3 × 5, 35 15, 15 दूनी 30। इसमें भी क्या मौजूद है, 2 और 5, परंतु हम 6 के कितने भी गुणनखंड कर ले, 6 के पावर 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, परंतु अगर इसके भी गुणनखंड करें, 2, जैसे मान लीजिए 36 का लासा ले लेंगे हम, एक सेकंड रुकिएगा, इसके समझ में आया। जैसे मान लीजिए हमने 36 का क्या लिया लासा, 36 का हम लासा ले लेंगे, कितना आएगा, 2 से कटेगा 1 आएगा, 8 आएगा, फिर 2 से कटेगा 9 आएगा, 3 से कटेगा 3 आएगा, 3 से कटेगा कितना आ जाएगा 1। इसका गुणनखंड कितना है, 2 × 2 × 3 × 3, गुणनखंड इतना आया। मैंने क्या कहा था, यदि किसी अभाज्य गुणनखंड के या गुणनखंड में संख्या 2 और क्या मौजूद हो, 5, 2 और 5 मौजूद हो, तो उसके इकाई के अंक में क्या आ जाता है, उसका इकाई का अंक लास्ट अंक 0 पर क्या होता है, समाप्त होता है। परंतु इसमें 2 तो है पर 5 नहीं है ना। अगर इसमें 5 होता तो इसका क्या है, समाप्त होता, कहे पे समाप्त होता, 0 पे। ये कहे पे समाप्त होगा, 6 पे। 6 के घाते आप कितनी भी चढ़ाओगे तो उसका इकाई का अंक कहे पे समाप्त होगा, 6 पे ही समाप्त होगा। समझ में आया। मैं इसकी थ्योरी लिखवा देता हूं, आप थ्योरी लिख लीजिएगा, इतना आपको समझ में आया। देख लीजिए इसकी थ्योरी क्या लिखेंगे, यदि किसी इस पे लिखना है, एक सेकेंड रुकिएगा, ये मार्कर छोड़। यदि किसी ये हल है, ध्यान दीजिए, यदि किसी संख्या के
अभाज्य गुणनखंड में संख्या 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो। 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो। क्या कहना है? यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। वह संख्या कहां पर समाप्त होगी? 0 पर हो तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। समझ में आए? हम ये भी लिख सकते हैं 6 के पावर n अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है। इसलिए 6 के घाते 5 सॉरी 6 के पावर n अंक किसी प्राकृत संख्या n के लिए 0 प्राप्त नहीं हो सकती। यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। 6 के पावर n अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है। 6 के पावर n अंक किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 प्राप्त नहीं हो सकती। जैसे क्या करें 6 के पावर n अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं। अगर हम 6 के पावर 6 का गुणनखंड करें तो क्या आएगा? 2 × 3 तो आएगा। 2 उपस्थित पर 5 उपस्थित नहीं है। ये इसकी थ्योरी होगी, ये इसका आंसर होगा। आप लिख लीजिएगा। हम यहाँ पे ये भी तो लिख सकते हैं 6 के पावर n बराबर 2 + 3 पावर n, या 2 के पावर n + 3 के पावर n, ये भी तो लिख सकते हैं। आप इतना लिख लीजिएगा। थ्योरी इसकी यही होगी। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल अपना क्या कहता है? अगला सवाल क्या कह रहा है? व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 अभाज्य संख्याएं क्यों है? मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा बाद में। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती है। भाज्य संख्याएं क्या होती है और अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो संख्या 1 से कटे या वो स्वयं से कटे, 1 से कटे या वो स्वयं से कटे, वो कौन सी संख्या होती है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं का कोई गुणनखंड नहीं होता है। जैसे कि मैं बताऊं, जैसे 2 हो गया, क्या बता सकते हैं कि भाज्य संख्या है अभाज्य संख्या है? ये एक अभाज्य संख्या है। अगर 2 को हम काटना चाहें तो ये सिर्फ 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, 2 ही चीजों से कटेगा। इससे ज्यादा तो इसके गुणनखंड हो नहीं सकते। वो 1 से कटे या स्वयं से कटे। 2 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। चाहे आप करके देख लीजिए। 2 को हम
2 से देंगे, अगर भाग देंगे तो चला जाएगा 2, अगर हम 1 से भी भाग देंगे तो कितने बार में चला जाएगा, 2 बार में। समझ गए? जैसे हम और 2 के बाद क्या आएगा 3 कैसे कटेगा, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। जैसे 5 हो गया, 5 कैसे कटेगा, 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। यानी कि अभाज्य संख्याएं वो हैं जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। जैसे 3 1 से कट रहा है और वो खुद से कट रहा है, 5 भी 1 से कट रहा है और खुद से कट रहा है। इनके गुणनखंड नहीं किए जा सकते। वो कौन सी संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। और भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन होती हैं, भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके 2 या 2 से अधिक बहुत सारे गुणनखंड हो जाएं। वो कौन सी संख्याएं होती हैं, वो भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे कि 4 कैसे कट सकता है, 4 1 से भी कट सकता है, 4 2 से भी कट सकता है, 4 4 से भी कट सकता है। इसके 2 गुणनखंड है, 2 से क्या है अधिक है, तो क्या है ये भाज्य संख्या है। जैसे 6 हो गया, 6 1 से कट सकता है, 6 2 से कट सकता है, 6 3 से कट सकता है और 6 4 से कट सकता है। तो इसके कितने सारे गुणन, इसके 3 गुणनखंड है, इसके 4 गुणनखंड है। अगर मैं सरल शब्दों में कहूं, जिसके भी 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं तो उस कौन सी संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्याएं। और जिसके गुणनखंड नहीं होते हैं, जो स्वयं 1 से कटती हैं या स्वयं से करती हैं, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। समझ में आए? मैं आपको लिखवा भी दूंगा। इसके बाद जो आपकी अगली क्लास आएगी तो उसमें मैं भाज्य और अभाज्य के बारे में बहुत अच्छी तरह से, बहुत डिटेल से आपको बताऊंगा कि भाज्य क्या होते हैं और अभाज्य क्या होती है। चलिए आप आगे सवाल को बढ़ाते हैं। क्या कह रहा है, 6वां नंबर क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि ये और ये भाज्य संख्याएं की हो। भाज्य का मतलब मैंने क्या बताया, जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे मान लीजिए हम इसको लीजिए 7 मल्टीप्लाई 11, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। इसको कह रहा है, इसको कैसे करेंगे। अगर हम इनमें देखें तो कॉमन क्या निकलता है, इनमें देखें तो कॉमन क्या निकलता है, आपको क्या लगता है कॉमन कौन होगा इसमें, इसमें कॉमन होगा 13, यानी कि 13 कॉमन होगा। तो क्या ले लेंगे, यहाँ पे 13 ले लेंगे। जब 13 ले लेंगे तो यहाँ 7 बचेगा, गुणे 11 बचेगा, गुणे ये हट जाएगा तो 1 बचेगा। अगर 1 को नहीं रखना है तो नहीं भी रखेंगे, प्लस कितना बचेगा, सॉरी यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। समझ में आया? 13 उसी तरह रहेगा, कितना आएगा 77 प्लस 1 उसी तरह रहेगा। 13 गुणे कितना आ जाएगा 78 आएगा। इसका हम दोनों का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 78 गुणे 13, 8 3 24, 7 21, 22 23, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, 4 11, 10 तो कितना आएगा, कितना है 1014, कितना आया। अगर आप देखो, अगर आप सही ढंग से देखेंगे तो यहीं से भी आप देख लीजिए इसके कितने गुणनखंड हो गए, 2, एक ये हो गया, एक ये हो गया। मैंने क्या बताया था, जिसमें 2 या 2 से, जिस संख्या के 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो जाए, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो जाए तो कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके कितने गुणनखंड हो गए, 2 गुणनखंड हो गए, तो ये कौन सी संख्याएं हो गई, भाज्य संख्याएं हो गई। यही पूछ रहा है कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं। साफ साफ हमें बताना है कि इसके 2 गुणनखंड बन जाते हैं। आपको यकीन है, इसका लासा लेके देख लीजिए 1014। अब इसका लासा लेंगे, कैसे कटेगा, 2 से, 2 पंचे 10, 10 आएगा 0, 2 सत्ते 14। फिर इसको काट दीजिए, फिर किसी संख्या से कटेगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर किसी संख्या से कटेगा, फिर यहाँ पे आएगा। तो कितने सारे गुणनखंड हो गए ना इसके, बहुत सारे हो गए। इसका मतलब क्या है, भाज्य संख्या है।
हमें सिद्ध करना है, समझ में आएगी। ऐसा हम इसको करके एक बार देखेंगे, देख लीजिए इसको कैसे करें, क्या कह रहा है ये वाला 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 कह रहा नहीं, 5 हो गया। अब इसको कैसे करेंगे देखना, इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, कुछ तो कॉमन दिख रहा होगा ना। इन सभी संख्याओं में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, इनमें कॉमन दिख रहा 5, क्योंकि 5 2 बार है। सारी संख्याएं एक एक बार है, परंतु 5 कितनी बार है, 2 बार। तो 5 क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन हो जाएगा, 5 कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 5 हट जाएगा ना, 5 हट जाएगा, कितना बचेगा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। एक का कोई महत्व तो नहीं है, एक का गुणा इसमें करेंगे एक ही आएगा, इसलिए आप क्या रख देंगे मल्टीप्लाई 5 तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, 7 6 42 आएगा, इन दोनों को गुणा कर दिया 42 आया, बचा 4 3 2 प्लस 1 5 लिया, इसका गुणा कर देंगे 4 दूनी 8 4 चौको 16 बचेगा 3, इसका गुणा कर दिया है, इसका गुणा कर दे, कितना बचेगा यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस 1 5 उसी तरह रहेगा, 8 6 48 हासिल 4 6 6 36 36 4 40 40 की 0 हासिल 4 6 1 6 6 4 10 कितना है 1008 प्लस 1 5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे 1009 आया। अगर आप इनका भी गुणन करना चाहें तो गुणा कर सकते हैं, 9 बना 45 0 5 1 कम 5, इतनी आएगा ना, 5 9 45 0 5 1 कम 5, ये क्या हो जाएगा इसका। अब आप इसका अगर लासा निकालेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही संख्या से कटेगा, कि ये 1 से कट जाएगा और स्वयं 5045 से कट जाएगा, इसके बहुत सारे गुणनखंड होंगे, ये क्या पता 2 से वो 3 से भी कटे, क्या पता ये 5 से भी कटे, आगे चल के 7 से भी कटे। तो आपको यहाँ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको यहीं से देखना है, एक गुणनखंड ये हो गया, एक गुणनखंड गुणा लगा है ना, एक ये हो गया एक ठुक ये हो गया, क्या कहता है जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हुए कौन सी संख्या होती भाज, इसके 2 गुणनखंड है तो कौन सी संख्या हो जाएंगी भाज। यही तो सिद्ध करना है कि भाज्य संख्याएं क्या हो, क्योंकि इनके 2 गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है, क्योंकि अभी लासा करेंगे तो 2 से अधिक भी गुणनखंड इनके क्या हो जाएंगे निकल आएंगे। अब कौन सा सवाल है, अब अगला सवाल है 7वां नंबर, मैं इसको मिटा के दे रहा हूं। 7वां नंबर क्या कहता है, अपनी अपनी बुक पे एक बार पढ़िए, 7वां नंबर सवाल क्या कह रहा है। 7वां नंबर कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार का मतलब समझते हैं ना, वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लगते हैं 18 मिनट, कितने मिनट, एक चक्कर लगाने में, चक्कर लगाने में कितने मिनट लगते हैं 18 मिनट, एक चक्कर लगाने में, सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितने मिनट लगते हैं 18 मिनट, और रवि को लगते हैं 12 मिनट, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, यानी वो कहना चाहता है एक स्थान से, वो दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते रहते हैं, कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसके लिए क्या करें हम, इसके लिए हम करेंगे इन दोनों का क्या निकाल लेंगे लासा, ये 18 है, 18 का लासा निकाल लेंगे, यहाँ कहीं का लासा निकाल लेंगे 12 का लासा निकाल लेंगे, दोनों का लासा निकाल लेंगे,
एक साथ निकाल लेते हैं। 12 और 18 का लासा निकाल लेंगे। ये तो सिंपल है ना, आप लोग तो कर लेंगे ना 12 और 18 का लासा कैसे निकालते हैं। चलिए मैं ही बता देता हूँ। 2 से कट करेंगे, 2 9 2 6, फिर कैसे कट होगा ये, 2 से कट होगा, यहाँ पे कितना आएगा 9, यहाँ पे आएगा 3 से कट होगा 3 1, यहाँ 3 से कट होगा कितना आएगा 1। इन दोनों को गुणा करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, गुणन करके कितना है 3 त्रिकाई 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 आएगा ना इसका, क्या आएगा 36 मिनट। 36 मिनट आएगा ना, यही तो पूछ रहा था कितने मिनट बाद, वो कितने समय बाद पुनः स्थान पर प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कि 36 मिनट बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। हमने 1.1 के सवाल क्या करा दिए हैं, पूरे करा दिए हैं। अब पढ़ेंगे, अगली क्लास होगी आपकी 1.2 की। चलिए अब अपनी क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।